नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। हमने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। कई राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, साथ ही साथ लोगों को हम देख रहे हैं बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं बेपरवाह। तीसरी लहर का खतरा भी सामने है और उस खतरे से अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा उपाय। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद के 10 महीने बाद एक बार फिर राज्य कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने राजेश पायलट का समर्थन करते हुए कहा कि विवाद के समय अगर पायलट से हाईकमान ने कोई वादा किया था तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। वहीं 11 जून यानी कल दौसा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और की बरसी है और पायलट समर्थक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अशोक गहलोत की ओर से 11 जून को ही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए। उसके लिए बात नहीं है, और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। वहीं कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का भी सचिन पायलट के समर्थन में बयान आया है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारे लोग इन कमेटियों में नहीं होंगे, पहले भी कहा था, कल भी मैंने कह रहा था, क्या गलती है टीकाराम जूली की, वचनलाल जाटव जी की, उनको कमेटी में नहीं लिया था? क्या सुभाष गर्ग जैसे लोग ही हैं क्या? वो ज़्यादा समझते हैं क्या? वही राजस्थान की राजनीति को ज़्यादा समझते हैं कि दोनों कमेटी में ले लिया? क्या कमी है? जितने भी गलत काम हुए हैं, SC/ST समुदाय के विपरीत जितने भी काम हुए हैं, उसमें सुभाष गर्ग जी मिले हुए हैं। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जयपुर से भवानी हमारे साथ मौजूद है और दिल्ली से अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। पहले ये जरा तस्वीर समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है राजस्थान में। भवानी से। भवानी, देखिए, अब जो इतने दिन से सचिन पायलट चुप थे, उन्होंने एक तरह से मुखर हो गए। उनके जो समर्थक हैं वो सामने आ गए। हालांकि सचिन पायलट खुद कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन 3 बातें उन्होंने मुख्य तौर पर रखी है। उन्होंने कहा है कि 10 महीने से जो सुलह कमेटी बनी हुई थी, एक भी मीटिंग नहीं हुई है। सुलह, जब पंजाब के मामले में 10 दिन में फैसला हो सकता है तो राजस्थान में 10 महीने का इंतजार क्यों? तो पार्टी हाईकमान इस पर फैसला करे। एक दूसरा, वो ये चाहते हैं कि राजस्थान में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, उनका सबसे बड़ा आरोप है कि जब ब्यूरोक्रेट के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के क्यों नहीं? तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तत्काल करें। तीसरा, मंत्रिमंडल का विस्तार करें, वो ये चाहते हैं। और उनकी सबसे बड़ी मांग है कि सत्ता और संगठन दोनों में उनकी बराबर की भागीदारी हो। जो मांगे उनकी पहले भी थी, जब पिछले साल उन्होंने बगावत की थी। अब इस बार नया ये है कि अभी एक साल हो चुका है। कल वही दिन है जब राजेश पायलट की, उनके पिता की बरसी है, और तब 1 साल पहले उसी दिन बगावत हुई थी जब पायलट समर्थक वहां से दौसा से इकट्ठे होकर मानेसर पहुंच गए थे। कल फिर कोशिश है उनकी ओर से, उनके समर्थक, जिससे कि वो अपनी ताकत दिखा सके कि उनके समर्थक साथ है। अब की बार सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत कैंप के विधायक हैं वो आगे आए, वो आगे आकर बोलें। वो उनको उम्मीद इसलिए है कि पैंडेमिक के दौरान जहां लोगों के अंदर जो काम नहीं होने की वजह से नाराजगी रही पिछले 10 महीने में, क्योंकि गहलोत समर्थकों को भी मौका मंत्रिमंडल के अंदर नहीं मिला या अपॉइंटमेंट में नहीं मिला, वो भी अपने अपने तरीके से नाराज है, तो वो इस कोशिश के अंदर है। फिर सबसे बड़ा टर्न ये है कि भंवर जितेंद्र सिंह राजस्थान में तीसरा बड़ा चेहरा है पायलट और गहलोत के बाद में। तो भंवर जितेंद्र सिंह पायलट के समर्थन में आ गए। अभी तक वो साइलेंट थे, अभी तक चुप थे, तो उनके आने से पायलट का जो दावा है और मजबूत हुआ। वो उनके समर्थन में खड़े हैं। तो पायलट ये कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश उनकी ओर से। दूसरी तरफ से गहलोत कैंप की ओर से अशोक गहलोत सबसे पहले जो तात्कालिक संकट उनको नजर आ रहा है उससे निपटने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि जो सचिन पायलट कैंप के विधायक हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है। 2 विधायकों से संपर्क साधा गया है। उनको ये कोशिश की जा रही है कि ये मैसेज दिया जा सके, उनको पाले में आकर उनका स्टेटमेंट शाम तक जारी कराने की कोशिश होगी। उसमें विश्वेंद्र सिंह बड़े नेता हैं, उनसे कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार पर अगर कहीं पर भी ये संदेश नहीं जाए कि अशोक गहलोत की सरकार सचिन पायलट की वजह से क्राइसिस में या उनके पास में कम हो सकते हैं विधायकों की संख्या। इसके लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं जिन्होंने
पिछली बार समर्थन दिया था लेकिन बाद में समर्थन वापस ले लिया था, वो नाराज थे। अब कोशिश की जा रही है कि उनका बीएसपी की तरह दोनों के मर्जर की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, तो रणनीतिक दांव खेला जा रहा। फिर कल अशोक गहलोत ने प्लान कर लिया जो कांग्रेस की ओर से पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन का, जिससे कि पायलट के समर्थन में लोग आगे नहीं आए या कल ये संदेश नहीं जाए कि लोग वहां जा रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट भी कल का शो ऑफ स्ट्रेंथ तभी करेंगे जब उनके पास में ज्यादा संख्या के अंदर विधायक होंगे, नहीं तो वो शायद नहीं करेंगे। अभी तक इसका खुलासा हुआ नहीं है। जी, यानी अरुण, अगर एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो वो रहेगी, यानी गहलोत और पायलट के बीच जो चल रहा था वो अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, गांठ का सवाल उससे ज्यादा साख का सवाल है। सचिन पायलट की एक साख थी, वो युवा मंत्री थे केंद्र सरकार में, राहुल गांधी की टीम के सदस्य माने जाते थे, एक पॉलिटिकल लीगेसी भी थी, एक वोट बैंक भी उनके पास, गुर्जर वोट बैंक भी था। लेकिन जब उन्होंने पार्टी से बगावत करके अपने सारे विधायकों को लेकर के वो हरियाणा चले गए, हालांकि उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके जितने भी समर्थक थे वो सारे हरियाणा चले गए। पार्टी को ऐसा लगा कि उसकी सरकार गिरने वाली है। अशोक गहलोत ने किस तरह सरकार बचाई, ये पार्टी उनको श्रेय देती है, अशोक गहलोत को। खुद अशोक गहलोत भी कहते हैं कि सचिन पायलट ने मेरी सरकार को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर 10 विधायक और उनके पास हो जाते, 28-30 विधायक हो जाते, तो मेरी सरकार गिर जाती और बीजेपी की सरकार बन जाती। तो जो साख थी सचिन पायलट की, वो उन्होंने खो दी। साख जब एक बार कोई व्यक्ति पार्टी में खो देता है तो फिर उसके हर कदम को शंका की नजर से देखा जाता है, और जो जीतता है यानी अशोक गहलोत, उनको दरकिनार कर पाना, उनको नजरअंदाज कर पाना पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी आसान नहीं होता है। यही वजह है कि आप देखेंगे केंद्रीय नेतृत्व या जो सुलह कमेटी है वो अशोक गहलोत की तरफ झुकी हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि सचिन पायलट की जो साख थी उसको वो बरकरार नहीं रख पाए हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व उनको भूमिका देना चाहता है, लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। ऐसा नहीं कि आपने बगावत की, आपने गुस्सा दिखाया और तुरंत आपको नवाज दिया जाए किसी पद से, और उसके बाद आप या पूरी पार्टी में संदेश जाए कि जो पार्टी से बगावत नहीं करेगा, जो चुपचाप बैठा रहेगा, अपना काम करता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो बगावत करेगा, गुस्सा दिखाएगा, उसको मिलने वाला है। इसीलिए सचिन पायलट को अभी कूलिंग ऑफ पीरियड में पार्टी ने कई महीनों से रखा हुआ है। ठीक है अरुण सर, रहिए आप साथ। देखिए, हालांकि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद पर बनाई गई कमेटी के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। मेरी सबसे होती है, आपसे भी दिन में 4 बार होती है, अजय माकन जी से होती है, मुख्यमंत्री जी से होती है, पायलट साहब से होती है, सब पार्टी के लीडर से, हमारे और विपक्ष के लीडरों से भी बातें होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे क्षेत्राधिकार में है, मैं उसी प्रश्न का जवाब देता हूं। भवानी, जो सियासी हलचल अब शुरू हुई है राजस्थान में, ये किस दिशा में बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है? देखिए, इस पूरे विवाद के 2 मसले, जो एक अरुण बात कर रहे हैं, साख का सवाल, सचिन पायलट के सामने जाहिर तौर पर साख का सवाल खड़ा हुआ, लेकिन साख से ज्यादा बीजेपी के, कांग्रेस के सामने सचिन पायलट बड़ी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि सचिन पायलट राजस्थान में पॉपुलर फेस है, भले ही उनके साथ में विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का वो इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस मजबूत है। अभी जब किसान आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस ने रैलियां प्लान की, तो सिर्फ राहुल गांधी को बुलाया था अलग अलग क्षेत्रों में अशोक गहलोत ने, लेकिन उनमें भीड़ नहीं आई थी। और सचिन पायलट ने जहां रैलियां की थी ईस्टर्न राजस्थान में, बम्पर भीड़ आई थी। यानी कि राजस्थान में कांग्रेस में सबसे पॉपुलर फेस है, भले ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो। तो ये पार्टी हाईकमान भी जानता है कि सचिन पायलट को इग्नोर करना आसान नहीं है। दूसरा कारण ये है कि न सिर्फ राजस्थान, गुर्जर वोट बैंक, राजस्थान, एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहां पर अभी एक साल बाद में इलेक्शन होने, वहां सचिन पायलट की अहम भूमिका, क्योंकि कांग्रेस के पास में ऐसे नेता नहीं है, इतने बड़े कद्दावर नेता जो जिनका थोड़ा जिनका ऐसा आधार हो, जिनकी वजह से भीड़ इकट्ठी हो या लोग सुनने के लिए आते हो और जो वोट में तब्दील कर सके। तो कांग्रेस की सचिन पायलट बहुत बड़ी मजबूरी है। अशोक गहलोत किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट के साथ कोई भी समझौता हो। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी के अंदर रहें, तब भी नहीं चाहते थे। पार्टी हाईकमान में प्रियंका गांधी के दखल के बाद में पिछली बार उनको रोका गया था, जब उनके साथ में जो सुलह कमेटी ने जो समझौता किया था, तब अशोक गहलोत एग्री नहीं थे। अशोक गहलोत ने यहाँ पर संदेश भी दे दिया था, वो नाराज भी हो गए थे कि सचिन पायलट को जाने दो, उनके समर्थक सरकार में बचा लूंगा। उसके बावजूद इन तमाम, अभी भी सरकार बचाने में अशोक गहलोत सक्षम है, विधायक को जुगाड़ कर सकते हैं, सारी व्यवस्था कम हो तब भी कर सकते हैं। उसके बावजूद सचिन पायलट को रोकना कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है। जी अरुण, अभी हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कुछ कहा गया इस बाबत?
देखिए, औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बातचीत में जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं कि सचिन पायलट को कोई पद नहीं देना है या उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है, लेकिन गला दबा के आपने अपना काम करवा लिया, ये संदेश कम से कम केंद्रीय नेतृत्व नहीं देना चाहता। और इसीलिए उसी वक्त ये फैसला हो गया था कि अशोक गहलोत की सरकार चाहे भले बची हो, लेकिन उसमें अगर सचिन पायलट का खेमा वापस नहीं आया होता तो मुश्किल हो सकती थी, या फिर बीजेपी के पास और ऑप्शन हो सकते थे। सचिन पायलट वापस घर में आए, इसका स्वागत किया पार्टी ने और कहा कि घर के लोग अगर शाम तक आ जाएं तो उसको भूला नहीं कहते हैं। पार्टी उनको लेके सहानुभूति रखती है, पार्टी उनको एक समय दिल्ली का इंचार्ज बनाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन फिर बीच में गहलोत आ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, अभी अभी तो हमारी सरकार गिराने की कोशिश उन्होंने की थी। तो पार्टी सहानुभूति रखती है सचिन पायलट से। भवानी एकदम सही कह रहे हैं, पार्टी चाहती है उनको यूटिलाइज करना, पार्टी इसलिए भी उनको रखना चाहती है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तुरंत फुरत में कोई फैसला पार्टी नहीं ले रही थी। और एक जो समय व्यतीत किया जा रहा है ताकि उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो न गहलोत नाराज हो और न ही कोई संकट खड़ा हो और दोनों धड़ों को बैलेंस किया जा सके। केंद्रीय नेतृत्व सचिन पायलट को एकोमोडेट करने के लिए तैयार है, लेकिन वक्त का इंतजार है। भवानी, ये सब जो कुछ चल रहा है सियासत में राजस्थान के, उसका असर अब क्या होगा आने वाले दिनों में, हम क्या देख सकते हैं? और सचिन पायलट अगर ये कर रहे हैं तो क्यों? कोई रास्ता नहीं खोजा गया तो असर ये है कि क्योंकि कांग्रेस के सामने दिक्कत ये हो रही है कि जहां सचिन पायलट का प्रभाव वाला इलाका है खासतौर पर, वहां पर तो असर यही है। जो गहलोत कैंप के विधायक है वो भी क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होने से, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से नाराज है, क्योंकि तब अशोक गहलोत का जिन्होंने साथ दिया था, उनको अशोक गहलोत ने भरोसा दिलाया था कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, आपको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, लाल बत्ती मिलेगी, लेकिन 10 महीने में उनको कुछ नहीं मिला, तो वो भी खफा है। तो अशोक गहलोत के सामने दोहरी चुनौती है कि वो अपने नेताओं को साधे, उनको अपॉइंटमेंट दे, या फिर पायलट को साधे। तो जाहिर तौर पर कोई रास्ता नहीं निकला, तो इसका असर आने वाले दिनों में हो सकता हो कि सचिन पायलट के साथ में और लोग अशोक गहलोत कैंप से जुड़े। जिस तरीके से भंवर जितेंद्र सिंह ने बिल्कुल यू टर्न लिया, उसी तरीके से और नेता जो अंदर ही अंदर अभी तक चुप है, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की रणनीति में है कि पार्टी हाईकमान क्या तय करता है, क्या सुलह कमेटी की कोई मीटिंग होती है, क्या इस पर विचार किया जाता। तो देखो, सब इंतजार कर रहे हैं इस मामले में। तो इसका जाहिर तौर पर और अंदर ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पर बड़ा असर पड़ रहा है कि अगर दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में असंतोष ज्यादा बड़ा हो सकता है। जी अरुण, भंवर जितेंद्र सिंह ने जो ये यू टर्न लिया है उसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह बैलेंस कर रहे थे खुद को। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि सचिन पायलट को जो कुछ दिया केंद्रीय नेतृत्व ने दिया, कांग्रेस ने दिया, उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। कोई भी सीनियर नेता या जो सुलह की बात करेगा या बीच का रास्ता लेने वाला नेता होगा, वो यही कहेगा कि सबकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और केंद्रीय नेतृत्व उनकी बात सुनने को तैयार है। सिर्फ टाल मटोल इस बात का हो रहा है कि वक्त थोड़ा लिया जा रहा है, ज्यादा वक्त लिया जा रहा है। सचिन पायलट अधीर हैं, क्योंकि सचिन पायलट जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, जब अपने विधायकों के पास जाते हैं, तो उनको जवाब देना पड़ता है कि आखिर एक नेता का रसूख क्या होता है। अगर वो अपनी बात मनवाने के लिए तैयार हो और उसके पास प्रेशर भी हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व मान नहीं रहा हो, तो उसकी साख अपने समर्थकों में, अपने वोट बैंक में, अपने लोगों में गिरती है। सचिन पायलट इसीलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी या तो उनको कोई पद दिया जाए, या जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उनके समर्थकों को मंत्रालय में लिया जाए, या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात जो कर रहे हैं भवानी, उसमें एकोमोडेट किया जाए। देखिए, संगठन का जब में बदलाव हुआ था तो सचिन पायलट के गुट को अहमियत दी गई थी। कांग्रेस कह रही कि ऐसे ही जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो भी उनको अहमियत दी जाएगी और उनको भूमिका भी दी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, जल्दबाजी में नहीं, सही वक्त का इंतजार कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कर रहा है। भवानी, अगर दिल्ली हाईकमान की ओर से न्योता आता है तो क्या ये संभावना है कि पायलट जा सकते हैं अपने समर्थकों के साथ? देखिए, बिल्कुल पायलट इसी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो अभी जो मैसेज देने का मतलब ही यही था। ये बताना चाहते थे कि पंजाब के मामले में फैसला कर रहे हैं तो राजस्थान के मामले में क्यों नहीं। तो यही चाहते हैं कि दिल्ली की ओर से कोई संदेश आए, मैसेज आए, बुलावा आए, और सुलह कमेटी का मतलब ही हुआ है कि टॉप 3 लीडर तो वो ये तय करें। जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर अहमद पटेल अभी रहे नहीं है, 2 नेता हैं, और अब अशोक गहलोत का काफ़ी दबाव है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि एक बार मीटिंग हो, उनकी बात तो सुनिए, वो सुनी जाए। और बात सुनने का मतलब ये है कि बात केवल कोई छोटी मोटी ग्रीवेंसेस नहीं है। उनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि राजस्थान के अंदर उनकी भागीदारी सत्ता और संगठन के अंदर बराबर की हो, उनका कद हो। कल हमारी जब बात हो रही थी
तो सचिन पायलट इसी बात पर कह रहे थे कि नेता का रसूख इसी पर टिका हुआ है कि अगर एक कद नहीं होता तो जाहिर तौर पर काफ़ी मुश्किल होती, चिंताजनक स्थिति है। और 10 महीने बीत चुके हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी कितना वक्त लेगी, और 10 महीने में पार्टी के लिए उन्होंने, जब किसान आंदोलन हुआ तो पार्टी के लिए उन्होंने रैलियां की, पैंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि उनके समर्थकों ने टीम बनाकर एक पायलट की टीम बनी स्पेशली, जो इस दौरान पैंडेमिक के दौरान मदद कर रही थी। तो वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा हमने काम किया, पार्टी के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया। इस 10 महीनों में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोले, कभी कोई बगावत की बात नहीं की, उसके बावजूद पार्टी धैर्य की परीक्षा ले रही है। और अब इसलिए दबाव का सही मौका देख रहे हैं वो कि अगर इस वक्त नहीं होते तो जाहिर तौर पर वो आगे की जो रणनीति अपना रहे हैं कि आज फैसला नहीं होता तो उनको आगे का स्टेप, अगर पार्टी फैसला नहीं करती है तो मोर्चा बनाने पे विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर ज्यादा इंतजार करते हैं तो देरी हो सकती है। जी ठीक है, आप दोनों बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां एनडीए से जुड़े नेताओं के बयानों से नई सियासी हलचल शुरू हो गई। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एनडीए के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। वहीं बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कुछ बयान भी अब सामने आने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई, और ये बड़ी खबर कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुशांत के पिता की याचिका खारिज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट का सुशांत पर बन रही जो फिल्म है उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी उनके पिता के द्वारा, जिसको फिलहाल अब खारिज किया गया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में सुशांत के पिता की याचिका खारिज हुई है और दिल्ली हाईकोर्ट का फिल्म पर रोक लगाने से इनकार हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले सुशांत के पिता ने रोक लगाने की मांग की थी कि फिल्म पर रोक लगे जो सुशांत के ऊपर बन रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से ये याचिका जो सुशांत के पिता ने दाखिल की थी उसे खारिज कर दिया गया है, यानी फिल्म पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। इस रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सुशांत केस से जुड़ी हुई, जहां पर सुशांत के पिता ने एक याचिका दाखिल की थी दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें यह अपील की गई थी कि जो फिल्म है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अमित जी, अर्पिता, दरअसल द फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये याचिका लगाई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। केवल इसी फिल्म को लेकर नहीं, इसके अलावा भी कई फिल्में थीं और जिस पर दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने मांग की थी कि सुशांत सिंह राजपूत किससे मिलता जुलता कोई भी किरदार पर अगर फिल्म बनाया जाता है तो सबसे पहले उन्हें दिखाया जाए, उसके बाद उनसे इजाजत ली जाए कि फिल्म को रिलीज करना है या नहीं, उसके बाद ही बिना उनके कंसर्न के फिल्म रिलीज नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जो फिल्म अभी फिलहाल रिलीज होनी है न्याय द जस्टिस, वो फिल्म रिलीज होगी। जी, तो फिलहाल याचिका सुशांत के पिता की हाईकोर्ट की तरफ से खारिज हो गई और फिल्म पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और बात बिहार की कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर थी, जहां एनडीए से जुड़े नेताओं के बयान से नई सियासी हलचल अब बिहार में शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एनडीए के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। वहीं बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कुछ अब बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें जेडीयू के अपने तर्क हैं और यहां बीजेपी का अपना तर्क दिखता नजर आ रहा है। कुछ खास सहयोगी भी इस वक्त साथ हैं। चंद्रमोहन कुमार उससे थोड़ी देर में पटना से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अमिताभ जी, इन बयानों का इस समय कोई खास मतलब आने का?
देखिए, दो ही चीज़ होती है जब ऐसे बयान निकलते हैं, या तो एक साल के बाद अपनी अनदेखी महसूस कर रहे हैं ये छोटे दल जो है एनडीए के गठबंधन दल, या फिर ये नीतीश कुमार और जो बीजेपी के बीच जो तालमेल चल रहा है एक साल से, उसको लेकर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से उनको इशारा हुआ हो ये तमाम चीज़ों को उठाने का, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में सारी अटकलें ही होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो सकती है, अनदेखी से परेशान हो सकते हैं ये अपने इलाके के लिए और अपने सरकार में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसलिए एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2005 से लेकर अब तक देखें 20 साल, बीच में 2 साल 2.5 साल के अगर आरजेडी जेडीयू गठबंधन को छोड़ दिया जाए तो पूरे समय एनडीए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। और 2005 से 10 भी लोगों ने देखा है, 2010 से 14 तक भी, जब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे 13 तक, तब तक का भी शासन देखा है, उसके बाद अब तक का शासन देखा है। इस बार का फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बीजेपी ज़्यादा संख्या में विधायक जीत कर आए हैं और बीजेपी का इस बार अपर हैंड है। इसलिए हो सकता है कि तमाम दलों में थोड़ी कसमसाहट हो, अपनी मर्जी से कई दल काम नहीं कर पा रहे हों, बीजेपी का कई चीज़ों पर वीटो लग रहा हो, और शायद यही कसमसाहट है कि तमाम दलों को अब अपनी आवाज़ उठानी एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से उनकी आवाज़ उठाकर ये कहनी पड़ रही है ताकि उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। ये उनके कहने का मतलब है और अपने मुताबिक वो थोड़ा काम कर पाएँ, ये उनके कहने का तात्पर्य हो सकता है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे लगता है जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं जेडीयू में भी और बीजेपी में, उन्हें लगता है कि ये सारे डिमांड जो हैं वो बेमानी है। ऐसे मौके पर हो सकता है उनके अपने कुछ ग्रीवांसेस हो, सारे हम लोग दूर कर लेंगे। ठीक है, चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंद्रमोहन से ही समझ लेते हैं कि किस तरह की सियासी हलचल दरअसल बिहार में तेज है। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम पार्टी की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की गई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जेडीयू और साथ ही बीजेपी, हम और जो वीआईपी पार्टी है, इन एनडीए के बीच में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और जिसका धुआं सामने दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है, लेकिन इस पर पर्दा भी डालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है जेडीयू की ओर से। कल उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कहा कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो इंटरनल बात कर सकता है पार्टी फोरम में, या फिर जो वरीय नेता हैं उनके सामने इन बातों को उठा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम के तरफ से यह बयान सामने आया और उसके बाद इसको खारिज भी करने की कोशिश की गई, तो इसमें कहीं ना कहीं एनडीए में जो है वो सुगबुगाहट जरूर दिखाई दे रही है। और जीतन राम मांझी का बीच बीच में जिस तरह से बयान आते रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जब बिहार में कोरोना पीक पर था उस समय जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों की सुधारने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर अपनी सरकार को ही घेरने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पूछ कम हो गई हो, ऐसे में वो अपनी पूछ बढ़ाने के लिए, दबदबा बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हो। लेकिन जिस तरह से अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी, साथ ही वीआईपी और हम के बीच में कुछ ना कुछ सुगबुगाहट है। और यही वजह है, कोई तीसरी कहीं खिचड़ी तो नहीं पक रही है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब जीतन राम मांझी हम महागठबंधन में थे, उस समय भी उन्होंने बार बार यह दबाव डाला था महागठबंधन में, जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे, आरजेडी के साथ जब इन लोगों का गठबंधन बना था, उस समय भी यह बार बार यह बात कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है। और जब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो इन्होंने गठबंधन तोड़ के फिर नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ इन्होंने आने का काम किया। उस समय ये सीधे तौर पर कहे थे कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी इसलिए हमको वहाँ से छोड़ना पड़ा। और फिर से एक बार जीतन राम मांझी का यह बयान कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है कि कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ, और इस मामले पर आरजेडी की तरफ से भी बयान आया, वो भी सुन लेते हैं। बिहार की जो एनडीए हुकूमत है, ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के बीच में विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है।
अमिताभ जी, कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? अब आरजेडी भी देखिए मौका मिल गया और आरजेडी भी कूद पड़ी है। एक चीज़ तो साफ है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं, एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं। सबसे ज़्यादा जीतने वाली पार्टी 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में जो बिहार के हुए थे, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे तेजस्वी यादव। उनके कंधे पर ही चुनाव लड़ा गया, उनके भाई ने रोड़े अटकाए, उनके परिवार ने रोड़े अटकाए, लेकिन वो एक नेता के रूप में उभर कर आ गए हैं। ऐसे में जो छोटी पार्टियाँ इस जो पहले भी महागठबंधन का हिस्सा रही हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे हम पार्टी हो, वो थोड़ी कसमसाहट दिखाकर ये संकेत देने की भी कोशिश करेंगे कि हम उधर मिल जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये सारा जो गेम, सारा खेल है, ये राजनीतिक संकेत देने का है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम उधर भी झुक सकते हैं। इसीलिए आरजेडी इस पूरे मामले में कूदी है। जहां तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मामला है, पहले भी पिछले, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार क्योंकि अब 20 साल पूरे कर लेंगे, पूरे के पूरे इस बार सत्ता में, इस बार 5 साल अगर कार्यकाल उनका पूरा हो जाता है तो, लेकिन 20 साल में भी कभी उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी की उनके और बीजेपी के बीच कभी जरूरत नहीं पड़ी है। आपस में ही सारे नेता बैठकर, वरिष्ठ नेता बैठकर मसले सुलझा लिया करते थे। अभी भी वहाँ प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव हैं, नए अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल, वो भी लगातार बिहार में ही बने रहते हैं। बिहार से कई बार सांसद भी संजय जायसवाल चुनकर आए हैं, तो दिल्ली और पटना की राजनीति भी समझते हैं। भूपेंद्र यादव पार्टी के महासचिव हैं, काफ़ी अरसे से संगठन के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक चिंता की बात सबके लिए यही है कि बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, जो काम पहले आसानी से अपने मर्जी से और बीजेपी को अपने हक में बनाते हुए आगे बढ़ जाता था ये प्रशासन नीतीश कुमार का और पूरी सरकार, वो थोड़ी उसमें अब अड़चने आने लगी हैं, क्योंकि बीजेपी भी अब थोड़ा असर्ट करने लगी है। मुझे लगता है समस्या इन दलों को वहीं पर आ रही है। मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी है, अभी 1 साल ही हुए हैं बिहार में चुनाव हुए, अभी सरकार बने हुए। लोकसभा चुनाव में भी 2024 में होंगे, विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कोई भी दल इधर से उधर जाने की और सत्ता का मोह छोड़ने की स्थिति में है। लेकिन चंद्रमोहन, अगर स्वर उठ रहे हैं तो उनको शांत करना भी जिम्मेदारी बन जाती है। उसकी तरफ कोई कदम उठाया जा रहा है क्या? जाहिर सी बात है, जब एक दल की ओर से जो एनडीए में है उसकी तरफ से यह मांग की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, ऐसे में पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं ज़रूर इसको लेकर कदम उठाएंगे। हालांकि यह पार्टी के बाहर या फिर मीडिया में इस बात की चर्चा सामने नहीं आए, लेकिन इस बात की ज़रूर आशंका है और ये भी है कि नेता भी जाहिर कर रहे हैं, भले वो दबे जुबान से ही क्यों ना हो, लेकिन इसको लेकर बड़े नेता जो हैं सभी दलों के, वो ज़रूर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले बीजेपी के जो एमएलसी थे उन्होंने नीतीश कुमार पर उंगली उठाई, यहाँ तक कि जेल भिजवा देने की बात की, और उसके बाद जेडीयू के दबाव में बीजेपी को उनके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और फिर संजय जायसवाल ने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही अपने अधिकारियों और सरकार पर सवाल खड़े किए। तो ऐसे में उस समय जेडीयू का बयान कुछ सामने नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से एक तरफ वार और पलटवार का दौर चल रहा है, भले बिना नाम लिए ही नेता एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हों, ऐसे में ज़रूर यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बड़े जो नेता हैं सभी घटक दल के, उनकी एक बैठक हो और इसमें यह निर्णय लिया जाए कि किसी तरह का छींटाकशी अपनी ही सरकार पर भारी पड़ सकती है। रही सर आप साथ, वही देखिए इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस भी कूद पड़ी। बीजेपी की जो स्टेट की लीडरशिप है वो गाहे बगाहे नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी किसी और मामले को लेकर ओपनली बोल रहे हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी होती है, परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। या तो नीतीश कुमार जी खुद इस्तीफा देके भाग जाएं, या सरकार इतनी अस्थिर हो जाए, लाचार हो जाए नीतीश कुमार, उन्हें खुद कहना पड़ेगा भैया मेरे बस का चीज़ अब नहीं है। अमिताभ जी, जो भी खींचतान ये चल रही है बिहार की राजनीति में, इसमें कांग्रेस और आरजेडी को जरूर मौके मिल गए हैं तीर चलाने के। बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी और कांग्रेस को मौका मिल गया है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, सत्ता में हाथ में आते आते निकल गई तेजस्वी यादव के हाथ से। अगर कांग्रेस थोड़ा भी बेहतर परफॉर्म करती, जितनी सीटें ली थी, अगर उसमें से चंद सीटें ही कांग्रेस जीत पाई और सारा तेजस्वी की उम्मीदें धरी की धरी रह गई थी, तो वो महागठबंधन जो था वो अगर माना जाए तो सिर्फ कांग्रेस के बहुत ही बुरे परफॉर्मेंस के कारण ही सत्ता में नहीं आ पाया। तो अब दोनों कोई ना कोई पैतरा ये देख रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन के हिस्सा थे हम पार्टी, जीतन राम मांझी, जिनकी एक पॉकेट में ठीक ठाक उनका वोट बैंक है। अगर वीआईपी पार्टी की बात करें तो उस पार्टी का भी कुछ उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों में
कुछ खास इलाकों में वोट बैंक है कुछ जातियों का, तो इन दोनों को मिलाकर ही मुझे लगता है एनडीए ने कई सीटें अपनी पुख्ता की थी। भले ही उसके बदले उन पार्टियों को भी, बीजेपी और एनडीए को, जेडीयू को काफी सीटें देनी पड़ी थी, लेकिन अब तक जहां बात है उन सीटों के बदले 1 साल हो गया है, अब नीतीश कुमार सत्ता चला रहे हैं। मैंने बार बार यही कहा कि अब लगता है बार्गेनिंग की पोजीशन थोड़ी, जैसे जैसे सत्ता में आते हैं और काम शुरू होता है, थोड़ा पहले अनदेखी महसूस करने लगते हैं अगर आप बार्गेन नहीं कर पाते। मुझे लगता है जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने नहीं पूछा तो मुझे पूछने वाले और भी हैं। चंद्रमोहन, अभी तक क्या किसी और बड़े नेता की प्रतिक्रिया इस संदर्भ में आई क्या? बिल्कुल, देखिए बड़े नेता तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन दबी जुबान से यह बात ज़रूर आ रही है कि जिस तरह से एक दल के नेता दूसरे दल पर उंगली उठा रहे हैं और दूसरे दल के नेता किसी तीसरे दल पर उंगली उठा रहे हैं, इसको लेकर समन्वय बनाने की ज़रूरत है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में समन्वय बनाने की कोशिश भी की जाए, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कल संकेत भी दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपनी बात उठा सकता है, लेकिन जो फोरम है, पार्टी है, उसके अंदर में बात उठाए और शीर्ष नेताओं के सामने बात जाकर रख सकता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन जो चारों घटक दल हैं, इनके शीर्ष नेताओं की बैठक हो और उसमें इस बात पर भी विराम लगाने की कोशिश की जाए कि एक दूसरे पर छींटाकशी या उंगली उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे विपक्ष को मौका मिलेगा और सरकार को बार बार वो कटघरे में खड़े करती रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इन लोगों के बीच में बैठक भी हो सकती है, जो अब तक खुले तौर पर जाहिर करने की कोशिश ना तो बीजेपी ने किया है, ना जेडीयू ने किया है, ना हमने किया है और न ही वीआईपी ने किया है। लेकिन हम की तरफ से यह ज़रूर कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है और अगर किसी को भी कोई ज़रूरत पड़े तो उस बीच जाकर अपना बात रख सके और फिर उस बातों को सुलझाया जा सके। तो इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़े नेताओं की एक बड़ी बैठक हो सकती है। अमिताभ जी, पिछली बार भी जीतन राम मांझी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए कहा था, इस बार फिर वो कह रहे हैं, पिछली बार नहीं बना तो वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। इस बार देखिए, इस बार संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन पिछली बार उनके पास मौका था क्योंकि चुनाव पास थे, सरकार डावाडोल थी, चुनाव पास थे, तब वो बार्गेनिंग की स्थिति में थे। अभी बार्गेनिंग किधर कर पाएंगे वो? अगर सत्ता छोड़ते हैं तो सत्ता जाने का भी काफ़ी कष्ट होता है, क्योंकि उनके कोटे से मंत्री भी हैं, उनके कोटे से विधान परिषद में भी लोग, उनके परिवार के लोग गए हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि अगर जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी अगर इस तरह अगर जो दो छोटी पार्टियां एनडीए के हिस्सा हैं, अगर ये बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जल्दी ही आएंगे सामने और कुछ ना कुछ इनका समाधान जरूर निकालेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत राजनीति के इस फन में काफ़ी माहिर हैं कि कैसे सबको मिला जुलाकर आगे बढ़ना है। 20 साल की सत्ता अगर उनकी चली है तो ये भली भांति नीतीश कुमार जानते हैं कि इनको कैसे काबू में करना है, इनको कैसे आगे लेकर साथ चलना है। चंद्रमोहन, जेडीयू की तरफ से तो बयान आ गया, आरजेडी, कांग्रेस, सबका, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान आया? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि इस तरह के किसी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है और अगर कोई इस तरह के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रहा है, मतलब अपनी ही सरकार पर उंगली उठाने की बात हो रही है, क्योंकि बिहार में जब सरकार आराम से चल रहा है और नीतीश कुमार का नेतृत्व सबको स्वीकार है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसे मुद्दों पर जो हम के नेता हैं जीतन राम मांझी वो अलग थलग ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका मिला है और अपनी ही सरकार को कटघरे में भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जो जेडीयू के नेता हैं और ख़ासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो काफ़ी मजे हुए राजनेता हैं, वो अभी बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी ना कभी इस मुद्दे पर उनका जवाब भी आएगा और जवाब भी आएगा तो बिल्कुल सधा हुआ आएगा। शायद इन जो भी सवाल उठाने वाले लोग हैं उनके मुंह को बंद कराने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब सवाल उठे हैं तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर 2 टूक जवाब देकर सबको खामोश कर दिया है। ऐसे में कुछ दिन इंतज़ार करना होगा कि आखिर अब आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से
एनडीए में सवाल उठ रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले मुकेश सहनी जीतन राम मांझी से मिलने गए थे और उसके बाद फिर सरकार पर उंगलियां उठी थी और अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग हो रही है। तो जाहिर सी बात है इस पर जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो ज़रूर सोचेंगे और जिस दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब आएगा शायद वो सधा हुआ होगा और उसके बाद सभी लोगों के मुंह बंद हो सकते हैं। यानी अमिताभ जी, जो सुगबुगाहट है मुकेश सहनी से मुलाकात से ही देखिए शुरू हुई, उसके बाद जीतन राम मांझी का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए कहना, इसको कितनी गंभीरता से नीतीश कुमार लेंगे? क्योंकि हो सकता है ये कोई डैमेज कर जाए या हो सकता है सिर्फ ये अभी एक दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा हो। देखिए, फिलहाल तो दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है और कौन जानता है कि इस मांग के पीछे किसकी सहमति हो और इस मांग के पीछे किसका हाथ हो। राजनीति में बड़े दांव पेच होते हैं और कौन किसके पीछे है बिल्कुल पता नहीं चलता। हो सकता है कि कुछ जो गठबंधन के कुछ दल है वो कुछ दल मिलकर बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हो ताकि बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर रहे पूरी सरकार में। बीजेपी कह रही है कि अभी एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जिनको कहा जा सकता है कि काफ़ी ताकत इस बार कमी है, नीतीश कुमार भी काफ़ी खुलकर इस पर फैसले लेने में हिचक रहे हैं क्योंकि बीजेपी का लगातार दबाव है, चाहे तमाम डेवलपमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो। तो मुझे लगता है कि राजनीति के दांव पेच हैं। अगर दो छोटे दल लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जीतन राम मांझी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और नीतीश कुमार सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी नीतीश कुमार इस चीज़ को और बढ़ने के देने के मूड में है और मुझे लगता है जल्द ही नीतीश कुमार नीतीश कुमार के वन लाइनर सामने आ जाएंगे। नीतीश कुमार हो सकता है जीतन राम मांझी को किसी शाम को अपने घर पे खाने पर बुला लें। मुझे लगता है इन सब चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि सरकार बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और मुझे लगता है चंद्रमोहन भी इस बात को जानते हैं कि 1 साल में कोई भी पार्टी सत्ता छोड़कर बाहर विपक्ष में बैठना पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी कर लेते हैं। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगा दिए। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने राज्य के कई जिलों में कैप्टन के समर्थन में पोस्टर लगाए थे और यही नहीं, ये पोस्टर अमृतसर में भी सिद्धू के घर के बाहर देखे गए। तो पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगाए और इससे पहले ये पोस्टर वॉर जो चल रहा है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने राज्य के कई जिलों में कैप्टन के समर्थन में पोस्टर लगाए थे और यही नहीं, ये पोस्टर अमृतसर में भी सिद्धू के घर के बाहर देखे गए थे। तो पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है पंजाब कांग्रेस में। पिछले कई दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने पंजाब के कई जिलों में पंजाब द कैप्टन के पोस्टर लगाए। वहीं अमृतसर में भी नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर भी ये पोस्टर देखने को मिले और आज नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने तो पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगाए। पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये पोस्टर वॉर क्यों? तो शायद पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो वॉर है वो खुलकर अब सामने दिख रही है पंजाब में। अब इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि आगे अब क्या होने की संभावना दिख रही है, जहां एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टर कई जगहों पर देखे जा रहे हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर अमरिंदर सिंह के आवास के सामने लगे नजर आए। तो ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, एक तरफ अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब के पटियाला में सिद्धू के पोस्टर नजर आ रहे हैं, वो भी अमरिंदर सिंह के आवास के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से आ रही है, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है वार पलटवार का खेल भी चल रहा है। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने ये बड़े बड़े पोस्टर नवजोत सिंह सिद्धू के लगा दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टर भी इससे पहले लगाए गए थे। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। पंकज, देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 1 साल से आमने सामने नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ट्विटर के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे थे, तो इसी को लेकर कांग्रेस ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कमेटी बनी थी, जिसमें सभी विधायकों, मंत्रियों और मेंबर पार्लियामेंट ने अपनी बात रखी और ये कहा गया कि सिद्धू को एडजस्ट किया जाएगा, सिद्धू को डिप्टी सीएम या अध्यक्ष के तौर पर लगाया जा सकता है। लेकिन अब बावजूद इसके जब कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है तो आज तस्वीर पटियाला से सामने आई है। पटियाला में पोस्टर जो है वो जो पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का घर है वहां पर
नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर लगे हैं, उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरा पंजाब जो है वो गुरु साहब की बेअदबी को लेकर इंसाफ मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने, क्योंकि अमृतसर जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू का गढ़ है, वहां से विधायक हैं, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक ये पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैप्टन तो एक ही होता है, पंजाब का कैप्टन जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह है। तो ये कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू पोस्टर जो है वो पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं और पार्टी आलाकमान तक भी ये बात जो है वो पहुंची है। वही देखिए, पंजाब की सियासत पर जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बलवीर सिंह सिद्धू से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। पोस्टर लगे एमएलए और यूथ कांग्रेस को लेके, आज शायद रिपोर्ट ऐसे है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैप्टन हैं, वो कैप्टन रहेंगे और कैप्टन हाँ कैप्टन रहेंगे। अरुण सिंह भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, जरा बताइए कि ये सब जो पोस्टर वॉर चल रहा है इसका दरअसल मतलब क्या है, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जो पोस्टर वार होता है वो समर्थकों द्वारा और कई बार कुछ नेताओं की अनुमति से या संकेतों से लगते हैं। बड़ी बात यह है कि आज दोपहर को जो कमेटी थी, 3 मेंबरों की कमेटी बनाई थी सोनिया गांधी ने, वो अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। उस रिपोर्ट में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करने के लिए रिकमेंडेशन की गई है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जो काफी दिनों से नाराज हैं और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, विभाग भी अच्छा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो ये जो कमेटी है वो ये मानती है कि अगर उनको उप मुख्यमंत्री पद दे करके भी मनाया जा सके तो मनाया जाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कैप्टन कतई नहीं चाहते कि उनके मुख्यमंत्री पद को किसी तरह कोई चुनौती मिले। उप मुख्यमंत्री का कोई ऐसा पद नहीं होता, एक सजावटी पद ही होता है, एक तरह से होते वो दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री का पद एक रसूख का हो जाता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है, वो उप मुख्यमंत्री बन के करेंगे क्या, वो चाहते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष बन जाए ताकि अगले चुनाव में अगर पार्टी को सफलता मिलती है तो एक दावेदारी उनकी भी रहे कैप्टन के बरक्स, कैप्टन के समानांतर खड़ा होने की। लेकिन कैप्टन इसके विरोधी हैं। कैप्टन प्रदेश अध्यक्ष भी अपना ही चाहते हैं, जो कि कुछ दिनों में बदला जाना है। संगठन में बदलाव की रिकमेंडेशन भी इस कमेटी ने की है कि सुनील जाखड़ की जगह पर किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, रोक रही हूं, पंकज का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज, जो आज रिपोर्ट दिए जानी है वो कब तक मिल जाएगी? देखिए, अब आखिरी मीटिंग जो है वो कमेटी के तीनों मेंबर कर रहे हैं और 12:30-1 बजे के करीब रिपोर्ट जो है वो सोनिया गांधी को दी जा सकती है। और इसमें ज्यादातर विधायक जो थे कमेटी के सामने पेश हुए थे, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अफसरशाही और ड्रग्स के मुद्दे को लेकर, बेअदबी को मुद्दे को लेकर खिलाफत की थी। और ये लेकिन जब भी विधायकों से पूछा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा दूसरा चेहरा कौन है, तो किसी ने भी दूसरा चेहरा नाम नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया, नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सामने ये बात रखते हुए नजर आए हैं कि बेअदबी मामले को लेकर, ड्रग्स मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक्शन नहीं लिया है और इससे चुनाव जो है वो हारा भी जा सकता है। तो ये जरूर अब किस तरह से एडजस्टमेंट की जाएगी, किस तरह से सिद्धू और कैप्टन को इकट्ठे लाया जाए, कमेटी के सामने, हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती से पहले एक बड़ी चुनौती तब सामने आई है जब दोनों जगह पर, दोनों तरफ पोस्टर जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लगते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब में। तो कुल मिलाकर अब किस तरीके की सियासी हलचल पंजाब में देखी जा रही है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।